नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है जी, जिसका नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, वो यूनिट आपकी हमने कंप्लीट कर ली थी और आज के लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, ठीक है जी। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज़ पैटर्न पर एग्ज़ाम होता है और अब होने जा रहा है ना, जैसे कि जो शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी है उसका भी है ना, तो और पहले से ही कई यूनिवर्सिटी में चल रहा है ये। तो आइए देखते हैं। देखो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट आपके सामने होगा, तो पढ़ो। तो लिखा है अर्थ इज, अर्थ क्या है। देखो अर्थ के बारे में पहले चलो पढ़ लेते हैं, तब समझाता हूँ। पहला ऑप्शन है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, दूसरा है इनर्शियल फ्रेम है, तीसरा है इनर्शियल फ्रेम दिन में रहती है और रात में नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाती है। ये तो हंसी का ऑप्शन है ना। और चौथा है नन ऑफ दीज, है ना, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है जी। अर्थ क्या है तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था। यदि डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, है ना, तो मैं बता देता हूँ आपको। बाय डेफिनेशन, यदि आप डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, और हाँ देखो एमसीक्यूज़ कराने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। एमसीक्यूज़ में आप ये ना देखें कि आपके सामने एमसीक्यू लिखा है और तुरंत आप एक्सपेक्ट करें कि आंसर मैं बता दूं और फिर दूसरे पे चलें, फिर दूसरे पे तुरंत बता के तीसरे पे चलें, ऐसे नहीं करना। एमसीक्यूज़ में अच्छे से मैं यदि एक्सप्लेन करूँगा तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे वो सब आप कवर कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं दूसरे तरीक़ों से। तो यदि हम 10 क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब है 40 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, यदि हम अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे उस टॉपिक को, है ना। तो कोई भी जल्दी नहीं आपको होनी चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अर्थ कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वहाँ तो मैंने कराया था आपको थ्योरी में। तो थ्योरी में मैंने बताया था कि वैसे तो अर्थ बाय डेफिनेशन, सबसे पहले तो आप देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार का है, निर्देश तंत्र 2 प्रकार के हैं। एक तो इनर्शियल है, जड़त्वीय है, और एक है नॉन इनर्शियल यानी अजड़त्वीय। मैंने आपको बताया था इनर्शियल कौन होते हैं, जो अनएक्सेलरेटेड होते हैं और नॉन रोटेटिंग होते हैं, ठीक है जी, यानी अत्वरित और अघूर्णी होते हैं, ठीक है। सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल कौन होते हैं, जो एक्सेलरेटेड होते हैं और रोटेटिंग होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से तो एक्सेलरेटेड का मतलब है त्वरित और रोटेटिंग का मतलब है घूर्णी, ठीक है जी। तो बाय डेफिनेशन जो अर्थ है वो आपकी क्या है, अर्थ देखो आपको एक बात पता है, अर्थ रोटेट करती है तो कौन सी होगी, नॉन इनर्शियल, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अर्थ रोटेट करती है ना, रोटेशन भी करती है अपनी एक्सिस के अलोंग और रिवॉल्यूशन भी करती है सन के अलोंग, ठीक है जी। तो रोटेटिंग है और आपको पता है रोटेटिंग है, तो रोटेटिंग और एक्सेलरेटेड कौन सी होती है, नॉन इनर्शियल। तो अर्थ बाय डेफिनेशन कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है जी, क्लियर है ना। क्योंकि नॉन इनर्शियल के लिए मैंने बताया आपको, एक तो अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए यानी त्वरित, और एक होना चाहिए आपका नॉन, ये मैं उल्टा लिख दिया, नॉन इनर्शियल की बात कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेटेड होना चाहिए और रोटेटिंग होना चाहिए, ठीक है जी। तो अर्थ में एक्सेलरेशन है, क्लियर है, और रोटेटिंग तो वो है ही क्योंकि वो रोटेशन कर रही है अपनी एक्सिस के अलोंग, अबाउट है ना। तो दोनों प्रॉपर्टी हैं, इसका मतलब अर्थ कैसी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये बात है बाय डेफिनेशन, ठीक है जी, क्लियर है। तो बाय डेफिनेशन बात करें, ऊपर से बात करें तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में मैंने आपको बताया था कि जो उसका एक्सेलरेशन है, चाहे रोटेशन का देख लो आप और चाहे रिवॉल्यूशन का देख लो, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी कम है कि उसे आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो फिर अर्थ को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह कंसिडर कर सकते हो, है नहीं, ठीक है। लेकिन ये है क्या वास्तव में, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा, क्लियर है जी। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, लगाओ। तो पहले ही ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हो। बाकी तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी। तो अर्थ वैसे तो बाय डेफिनेशन नॉन इनर्शियल है, लेकिन उसे कंसिडर कर सकते हैं इनर्शियल की तरह, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है ना, दोनों टाइप का एक्सेलरेशन, चाहे रिवॉल्यूशन का हो और चाहे रोटेशन का हो। दूसरा देखो, जो इनर्शियल फ्रेम है वो कैसा होता है, ऑप्शन पढ़ लो आप। तो मैंने आपको बता दूं इनर्शियल फ्रेम में, अभी मैंने आपको बताया नॉन इनर्शियल का, इनर्शियल फ्रेम का मैं आपको बता दूं, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे आप कहेंगे, ये अनएक्सेलरेटेड होता है ना। तो जिनका एमसीक्यूज है ना, वो थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़े, ये ना सोचे कि ये बेकार की चीज़ें हैं। कई बार वो सब्जेक्टिव जब पढ़ाते हैं हम अच्छे से थ्योरी, तो ध्यान नहीं देते कि वो एमसीक्यूज कर लेंगे हो जाएगा। अरे एमसीक्यूज डायरेक्ट करोगे तो समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, है ना। हो क्या रहा है, एक बार पूरे चैप्टर की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे तो एमसीक्यूज क्या है, फिर तो मजाक है एमसीक्यूज करना, है ना। मतलब बहुत आसान है कहने का मतलब, है ना। तो इसलिए आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा करें, कॉन्सेप्ट को समझा करें बहुत अच्छे से। बस आपको याद नहीं करना, लेकिन पढ़ना तो है ना। तो पढ़ना बहुत अच्छे से है, लेकिन याद नहीं करना बस चीज़ को, मतलब याद ऐसे कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इटरेशन का कैसे तरीका है, डायग्राम, चीज़ों को समझना है बस, है ना। ठीक है जी। तो इनर्शियल फ्रेम कैसा होता है, अनएक्सेलरेटेड हो और नॉन रोटेटिंग हो, यानी त्वरित हो और अघूर्णी हो। अनएक्सेलरेटेड में मैंने दो बात बताई थी आपको कि अनएक्सेलरेटेड का मतलब होता है या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है जी, क्लियर है। विराम में हो या एक समान गति में चल रहा हो, है ना। तो ये अनएक्सेलरेटेड होता है। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है, आप पढ़ लो ऑप्शन। तो इनर्शियल फ्रेम कैसा होता है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट और एट रेस्ट, ऐसा होता है। तो बिल्कुल सही है, पहले ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेटेड तो नॉन रोटेटिंग हो जाएगा, और डी एक्सेलरेटेड, है ना, भी नहीं होगा और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने होगा। इसमें लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, हिंदी में कहते हैं अपकेंद्र बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं अपकेंद्र बल, है ना। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये जो अपकेंद्र बल है वो एक छद्म बल होता है, जिसे आप आभासी कह सकते हो। ठीक है जी, छद्म बल होता है, क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए, है ना, फिक्सिशियस फोर्स आप कह सकते हो ना, छद्म बल, आभासी बल। तो यही पूछा है आपसे। ठीक है, पहला ऑप्शन है फिक्शंस फोर्स, वही फिक्शंस फिक्सिशियस वही बात है। दूसरा ऑलवेज ग्रेविटेशनल, तीसरा एक्चुअल, चौथा नन ऑफ दीज। तो कौन सा हो जाएगा, फिक्सिशियस फोर्स, है ना, फिक्शंस फोर्स वही छद्म, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है जी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रोटेटिंग फ्रेम में एक बॉडी एक्सपीरियंस करती है एक फोर्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। रोटेटिंग फ्रेम है, आप खुद बताओ। एक झूला ऐसा होता था, ऐसे घूमता था ना, तो जिसमें आप बैठे हो साइड में, तो फोर्स कहाँ को लगता था, बाहर की तरफ। तो रोटेटिंग कोई चीज़ होगी तो फोर्स तो बाहर की तरफ लगेगा, है ना। आप खुद बताओ, एक पिंड लो, है ना, एक बॉडी लो, उसमें रस्सी बांधो और उसे ऐसे ऐसे घुमाओ, तो पिंड पर, बॉडी पर जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा या नहीं, क्लियर है। तो वस्तु पर जो फोर्स होगा वो कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। ठीक है जी। तो रोटेटिंग फ्रेम में जो बॉडी है वो क्या एक्सपीरियंस करती है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, कह रहा है रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है जी, बाहर की तरफ। ठीक है जी, रेडियली यानी रेडियस के अलोंग। तो रेडियस के अलोंग जो है फोर्स कहाँ को लगता है, बाहर की तरफ। तो कह रहा है इस फोर्स को आप क्या कहेंगे। मैंने अभी आपको बताया, जो फोर्स बाहर की ओर लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, आपको पता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की ओर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ठीक है जी। तो ठीक है जी, जो आउटवर्ड डायरेक्शन है, आउटवर्ड्स, वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है जी।
क्लियर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है जी, आई आएगा सेंट्रीफ्यूगल, और एक होता है आपको याद हो सेंट्रीपिटल, ये होता है इनवर्ट्स। क्लियर है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है, सेंटर की ओर, आपको पता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी, केंद्र की ओर लगता है ये। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड्स, वो आउटवर्ड्स लगता है, यानी कि बाहर की ओर, है ना, जिसे आप अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? फोर्थ का, ठीक है जी, फोर्थ का आपका कौन सा हो जाएगा, देख के बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी, पहले ही ऑप्शन में लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है, ठीक है जी। तो इसे, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अर्थ इज ए रोटेटिंग फ्रेम। अभी मैंने आपको बताया अर्थ क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम है ना, रोटेशनल मोशन है ना उसमें, अपनी एक्सिस के अबाउट। कह रहा है ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, एक बॉडी गिरती है, h हाइट से गिरती है अर्थ के ऊपर, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक। तो कह रहा है इट्स डेविएशन फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से इसका जो डेविएशन है वो किस तरफ होगा, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है ना, आपको एक बात पता है, अर्थ जो है इस तरीके से होती है और ऐसे घूमती है अर्थ, ठीक है जी, इधर ईस्ट रहता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। क्लियर है। तो अर्थ घूमती है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना, इस तरीके से। अब कोई वस्तु आप यहाँ से गिर रहे हो, क्लियर है जी, तो गिरनी तो यहाँ चाहिए, लेकिन इतनी देर में अर्थ घूम जाएगी, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ गिरनी थी, लेकिन जितने वस्तु नीचे आएगी इतने अर्थ घूम जाएगी, तो वस्तु यहाँ ना गिर के यहाँ गिरेगी। क्लियर है, क्योंकि देखो अर्थ घूम गई ना, समझ गए। देखो ध्यान देना, वस्तु यहाँ गिरनी थी, क्लियर है, यहाँ गिरनी थी, लेकिन अर्थ घूम गई, तो ये वस्तु कहाँ गिरेगी, यहाँ पे गिरनी थी ना, लेकिन ये स्थान अर्थ के घूमने से यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए। जिस स्थान पर वस्तु गिरनी थी वो स्थान अर्थ के घूमने से आगे चला जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे वस्तु इस साइड गिरी है ना, ईस्ट की तरफ। क्लियर है, ईस्ट की तरफ डिस्प्लेस हो गया ना, वस्तु जो है डिस्प्लेस हो गई, विस्थापित हो गई किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है जी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है जी। अब पढ़ो इसे, देखो क्या कह रहा है, अर्थ इज ए रोटेटिंग फ्रेम, अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, घूर्णी निर्देश तंत्र है। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एच हाइट, तो डेविएशन जो है वर्टिकल से, वर्टिकल यानी इससे ऊर्ध्वाधर से, इसका जो डेविएशन है वो किस तरफ होगा, ठीक है जी, बॉडी का। तो कह रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, जीरो होगा या कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। तो कौन सा होगा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम गई, तो इसलिए जो वस्तु मान लो यहाँ गिरनी थी, वो ये जो पॉइंट है ये आगे चला जाएगा, तो ये पॉइंट इधर आ गया अर्थ के घूमने से, तो वस्तु यहाँ गिर रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो इस तरफ डेविएशन हो गया, ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है। और ये तो आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जब आपने, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, कोरियोलिस फोर्स जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है जी, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए रेफरेंस फ्रेम जो अटैच टू द अर्थ, पृथ्वी से जुड़ा है, वो कैसा है। तो मैंने आपको बताया वो तो नॉन इनर्शियल है, ठीक है जी। तो पहला ऑप्शन है इज एन इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल तो है नहीं, बाय डेफिनेशन तो नॉन इनर्शियल है ना, अर्थ से जुड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अर्थ जो है। दूसरा कह रहा है कैन नॉट बी इनर्शियल, इनर्शियल नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन, क्योंकि जो अर्थ है राउंड सन के चारों ओर घूम रही है। तो ठीक बात है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, इस कारण उसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड है तो नॉन रोटेटिंग है, रोटेटिंग नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। और तीसरा कह रहा है इनर्शियल फ्रेम है, तो इनर्शियल तो है ही नहीं, तो आगे क्या पढ़ें। और चौथे में कह रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है जी। तो अर्थ क्या है ना, रिवॉल्यूशन करती है, रिवॉल्यूशन
है ना, अराउंड द सन। सन के चारों ओर अर्थ क्या करती है, रिवॉल्यूशन। इसी कारण वो कैसी होती है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर क्या कर रही है ना, रिवॉल्यूशन। तो इसी कारण उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और वो क्या होती है, एक्सेलरेटेड होती है। ठीक है जी, त्वरित होती है। क्लियर है जी। तो 6th का बी हो जाएगा आपका। तो रिवॉल्यूशन के कारण वो एक्सेलरेटेड है तो इनर्शियल नहीं है, यानी कि नॉन इनर्शियल है। ठीक है जी। 7th पे आओ। इसके बाद 7th में देखो क्या कह रहा है, वैन ए बस स्टार्ट सडनली, जब एक बस अचानक चलती है तो द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक, बस अचानक चली आगे को तो सवारियाँ पीछे को धक्का लगता है उन्हें। तो इसका ये पूछ रहा है किस लॉ का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है, आप एक लॉ पढ़ते हैं, इनर्शिया लॉ या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसमें क्या कहा जाता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो अब बस रुकी हुई थी, रेस्ट में थे ना सब, लेकिन अचानक बस चलती है तो जो व्यक्ति बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, उनकी लोअर बॉडी जो है बस के कांटेक्ट में है और बस अचानक चल पड़ी। देखो ये है व्यक्ति को, ये ना लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में है, बस चल पड़ी तो जो बस है मोशन में आ गई तुरंत, तो लोअर बॉडी भी मोशन में आ गई, लेकिन अपर बॉडी अब भी रेस्ट में है। तो लोअर बॉडी मोशन में आ गई तो नीचे से आगे कर दो और ऊपर से पीछे को, खुद ही हो जाएगा। तो कहाँ को गिरोगे, पीछे को, है ना। तो ये कारण होता है, क्योंकि बस जैसे ही मोशन में आई, इसके साथ ही कांटेक्ट में होने के कारण लोअर बॉडी यानी कि हमारे पैर भी मोशन में आ जाते हैं। इस कारण से पीछे की ओर धक्का लगता है ऊपरी शरीर को, है ना, ऊपरी भाग को बॉडी के, तो इसलिए हम पीछे को गिर जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन अचानक मोशन मिली, लेकिन अब भी वो रेस्ट में रहना चाहती है ना। अपर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, तभी तो उसके साथ नहीं चली बस के, बस आगे को चली। तो लोअर बॉडी तो इसलिए आगे को चलती क्योंकि कांटेक्ट में है, लेकिन अपर बॉडी रेस्ट में थी पहले और बस के चलने के बाद भी वो रेस्ट में रहना चाहती है। इस कारण से क्या होगा, अपर बॉडी आगे को नहीं चलेगी तो पीछे को झटका लगेगा, क्योंकि नीचे की जो बॉडी है वो कहाँ चली जाएगी, आगे को, है ना, और पीछे को झटका लग जाएगा। तो इसका मतलब है जो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स में लगाया जाए। और ये कौन सा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, एक्शन रिएक्शन, ये क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, जड़त्व का नियम कहते हैं और इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो इसमें लगेगा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, जिसे आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी कह सकते हो। क्लियर है, तो यानी इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7th का। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद देखो 8th जो है आपका, उसे पढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर वन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो क्या था, पढ़ो पहला। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स और रिमेन्स इनवेरिएंट, ये तो उसका है, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो नहीं है। ठीक है जी। और कह रहा है ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। ईथर जो है ना, ऑब्जर्वेबल यानी जो मापी जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रखता। तो ठीक बात है, ईथर की मोशन को आप कहाँ डिटेक्ट कर पाए थे, कहाँ नाप पाए थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 3rd और देख लेते हैं, जो लाइट है प्रोपोगेट, चलती है विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये तो गलत बात है, लाइट की तो सेम स्पीड रहती है, ये बात आइंस्टीन ने बताई। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से भी यही बात पता चली थी कि लाइट की जो स्पीड है हमेशा हर डायरेक्शन में कैसे रहती है, सेम। तो ये तो गलत बात है, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ईथर, है ना, हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। ईथर की कोई भी मापने योग्य प्रॉपर्टी नहीं होती, ईथर की मोशन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, द डिवाइस विच इज यूज्ड होगा, हाँ, यूज्ड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज। जो डिवाइस आपने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे, कितना आसान सा क्वेश्चन है, खुद बताओ क्या है, उसका नाम क्या था, वो था इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है जी। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरोमीटर, है ना। तो बहुत आसान हो जाता है थ्योरेटिकल यदि पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, कर लो। 10 है आपका, हु गेव द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है,
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? तो इसमें बताने की बात नहीं है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ठीक है जी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उसी का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार है ना, लेंथ, मास और टाइम वेरिएंट रहता है यानी परिवर्तित हो जाता है, इनवेरिएंट रहता है यानी बदलता नहीं है। ठीक है जी, इट डज नॉट से एनीथिंग, इसके बारे में कुछ नहीं कहता सिद्धांत, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है, ये तो बात आइंस्टीन ने बताई थी कि टाइम है ना, मास और लेंथ ये सब चेंज होंगी। ठीक है, लेकिन न्यूटन कहते थे कि मास कांस्टेंट रहता है, लेंथ कांस्टेंट रहती है और टाइम भी कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब कांस्टेंट का मतलब इनवेरिएंट। तो इसका क्या आना चाहिए? इनवेरिएंट वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तित, है ना, अपरिवर्तनशील या कांस्टेंट एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि चेंज होते हैं ये सब चीज़ें, ये बात तो आइंस्टीन ने बताई थी। ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो तो ये कहती है कि कांस्टेंट रहते हैं यानी इनवेरिएंट रहते हैं। तो 11th का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो लॉ है फिजिक्स के वो सेम रहते हैं किसमें? तो मैंने बताया था इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो किसमें? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, नॉन इनर्शियल में नहीं, इनर्शियल में। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो इनर्शियल यहीं लिखा है, दूसरे में नॉन इनर्शियल, तो गलत हो जाएगा। और तीसरे में कह रहा है सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम नहीं रहते हैं, तो गलत है, इनर्शियल में तो रहते हैं ना सेम। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है ना। डी में तो नन ऑफ दीज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कह रहा है द चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। जो चार्ज का पार्टिकल है ना, जो किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपको पता है चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है P F बराबर Q इंटू E, और जो लगता है मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे वो होता है QVB साइन थीटा। इन दोनों फोर्स को यदि जोड़ दिया जाए तो इस फोर्स को आप कहते हैं लोरेंज फोर्स। क्या कहते हैं? ये तो 12th में भी था कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है जी, या M कह दो, M फॉर मैग्नेटिक। तो लोरेंज फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का क्या होता है? सम होता है। ठीक है जी, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगता है। ठीक है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल पर लग रहा है तो इसलिए वेलोसिटी है, और चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उस पर लगेगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है लोरेंज फोर्स। तो लिखा है इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 13 का। ठीक है जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल का मतलब है जो फिक्स्ड हो, है ना, जो रोटेटिंग ना हो, नॉन रोटेटिंग हो और अनएक्सेलरेटेड हो। अनएक्सेलरेटेड का मतलब या तो यूनिफॉर्म मोशन से कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन, या फिर रेस्ट में हो। तो आप अर्थ तो है नहीं इनर्शियल, तो फिर क्या दे रखा है? अर्थ पे है होगा नहीं, मून भी स्थिर नहीं है, और ये एयरप्लेन में तो मतलब ही नहीं उठता, है ना, क्योंकि एयरप्लेन भी कहाँ पर है? एयरप्लेन भी तो अर्थ पे ही है, या मोशन कर रहा है एयरप्लेन भी। तो कौन से वाला हो जाएगा? जो स्टार पर है। स्टार को लगभग आप फिक्स मान सकते हो, है ना। तो फिक्स जो है ना, जो रेस्ट में है, तो कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि स्टार क्या है? रेस्ट में है, आप उसे रेस्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, तो जब स्टार रेस्ट में है तो कौन सा है? अनएक्सेलरेटेड और नॉन रोटेटिंग, तो कौन सा है? इनर्शियल। तो इनर्शियल का बेस्ट एग्जांपल या आइडियल एग्जांपल क्या है? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो स्टार पर सिचुएटेड है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 है। और देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। देखो, हाउ मच शिफ्ट वाज एक्सपेक्टेड इन माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट। कितनी शिफ्ट हो माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट में, कितनी एक्सपेक्ट की गई थी? तो मैंने निकाल के दिखाई थी आपको थ्योरेटिकली, है ना, डेरिवेशन से। कितना आया था? डेल्टा एन बराबर, आपको याद होगा 0.4 आया था। ठीक है जी, और 0.4 इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 का डी। क्लियर है जी। इसके बाद
चलते हैं नेक्स्ट पर, कुछ और करा दूँ आपको। ये जो थे आपके, है ना, ये आपके कान्हा पब्लिकेशन की बुक के MCQs थे। कुछ MCQs प्रगति एडिशन से देख लेते हैं। और यदि आपके पास और पब्लिकेशन हो तो MCQs आप मुझे भेज सकते हैं, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो ये वाला है ये तो मैंने करा दिया, ठीक है जी, ये भी हो गया। दूसरा, हाँ ये वाला देख लो, देखो पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट, कौन सा निम्नलिखित में से वेरिएंट, ये क्या रहता है, इनवेरिएंट यानी कांस्टेंट रहता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, है ना। तो वेलोसिटी और स्पीड दे रखा है, तो आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड तो बदल जाती है ना, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये इनवेरिएंट नहीं है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। आपने देखा है एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है, इनवेरिएंट यानी कि कांस्टेंट, ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ तो इसका है, उसका कौन सा बैठेगा हमारा 17। देखो एन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर अग्रसर होता है ना, उसकी ओर इंडिकेट करता है ना, यानी जिसके कारण थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने की आवश्यकता पड़ी, है ना, नीड महसूस हुई। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, आपको पता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, ठीक है जी। उस एक्सपेरिमेंट के कारण ही आवश्यकता पड़ी एक नई थ्योरी की, मैंने उसके सिग्निफिकेंसेस में पढ़ाया था, है ना। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी, मतलब 17th का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 18 कह रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शोज दैट, स्पेशल थ्योरी जो है रिलेटिविटी की, है ना, क्या शो करती है, दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज वैलिड, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो वैलिड होती है। कब, तो मैं आपको बता दूं, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो वैलिड तब होती है जब v जो है ना वो लगभग बराबर होता है c के, यानी v की वैल्यू इतनी अधिक हो जो c से कंपैरिजन करने योग्य हो। और c क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जब v की वैल्यू इसके लगभग बराबर हो, जैसे 2.3 × 10⁸ इस तरीके की वैल्यूज़ हो, है ना, जो इसके लगभग बराबर, उससे कंपैरिजन करने की स्थिति में हो, तब लागू होता है ना, आइंस्टीन के जो सिद्धांत है, आइंस्टीन की जो थ्योरी है, जिसे आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन न्यूटन की जो थ्योरी है वो कब वैलिड होती है, जब v बहुत छोटा होता है c से। फॉर न्यूटन, मैं न्यूटन लिख देता हूँ बस, है ना, न्यूटन, है ना, और ये सब ये किसके लिए है, फॉर आइंस्टीन, ठीक है जी। आइंस्टीन की थ्योरी इस स्थिति में लगती है और न्यूटन की इस स्थिति में लगती है, तो आप पढ़ लो। तो कह रहा है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो वैलिड होती है ऑल वेलोसिटीज़ के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहा है वेलोसिटी नियर टू दैट ऑफ लाइट, ये तो आइंस्टीन के वाला केस है। फिर कह रहा है वेलोसिटी इज मच स्मॉलर, वेलोसिटी बहुत छोटी, किससे, देन दैट ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी तो बहुत छोटी, तो हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है वेलोसिटी इज इन अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक रेंज, तो ये वाला नहीं है ना। तो कह रहा है जब c की वैल्यू वो v की वैल्यू c से बहुत कम होती है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 था ये आपका। और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19, देखें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी एक तरह से भविष्यवाणी, पूर्व पहले ही पता चल जाना ना। तो कौन सा स्टेटमेंट प्रेडिक्शन नहीं है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज होता है स्पीड के साथ, है ना, ये तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। आइंस्टीन ने कहा था कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है मास भी बढ़ता है, तो ये तो उससे रिलेटेड है। वो कह रहा है कौन सा नहीं है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, एनर्जी मैटर में बदल जाती है, मैटर एनर्जी में, ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज है ना ऑफ एन एटम है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम होगा ये, है ना, जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का, हैव सर्टेन
इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, है ना, किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रखते हैं सर्टेन, कुछ निश्चित, क्वांटाइज्ड यानी क्वांटीकृत, और डिस्क्रीट यानी, या डिस्क्रीट कह दो जिसे आप विभिन्न कह सकते हो, विविक्त कह सकते हो, एनर्जीज। तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी रखते हैं, तो ये तो बात ठीक है, लेकिन ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड नहीं है ना, ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है एक तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन नहीं था उससे रिलेटेड, तो कौन सा नहीं है, सी वाला नहीं है। फोर्थ वाला देख लो, फोटोन की बात करना, मोमेंटम से उसका रिलेशन, है ना, ये भी सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत आता है। क्योंकि रेस्ट की बात हो रही है कि रेस्ट मास, तो मास भी दो तरीके के होते हैं, जब रेस्ट में हो पार्टिकल और जब पार्टिकल मोशन में हो, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 19th का, ठीक है जी, क्लियर है। और आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और फिर 20 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे और कंप्लीट हो जाएगा फिर, है ना, एमसीक्यू इस चैप्टर के, मतलब इस यूनिट के। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, किसकी वैल्यू हर फ्रेम रेफरेंस में सेम रहेगी, तो मास की रहेगी, ठीक है जी, तो मास की रहेगी, लेंथ की रहेगी, वेलोसिटी की रहेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की रहेगी, हाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड की रहेगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की। तो देखो ये बात आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट में है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना कांस्टेंट रहती है हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है जी, क्लियर है। तो डी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट ही तो है ये कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो कांस्टेंट रहती है हर किसमें, क्लियर है, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कर लेंगे आप इसे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज कंप्लीट हुए आपके। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। और एक सूचना अब मैं आपको दे दूं, कुछ स्टूडेंट को ना पता हो तो, जो पार्ट बी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो आपकी पेड बैच में चल रही है, ठीक है जी। और पेड बैच में यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, या मैं बता ही देता हूँ, 87 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है जी, जब यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।